अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे भरपूर इंशाल्लाह, ताकि आपके जो आगे एग्जाम्स हैं अल्लाह पाक उसमें आप सबको कामयाब करे। चलें जी, आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ अल्लाह पाक के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी तक हमने इन्वेंटरीज को क्या क्या पढ़ा वो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या कहा था, इन्वेंटरीज का स्कोप पढ़ा कि होती क्या है, जो बेचने के लिए रखी होती हैं। फिर हमने पीरियोडिक और परपेचुअल दो सिस्टम्स सीखे हैं कि कैसे कैसे रिकॉर्डिंग हो सकती है इन्वेंट्री की। पीरियोडिक की क्या कहा था हमने, आखिर में होती है जाके, और परपेचुअल की साथ साथ होती रहती है। ठीक है, और उसमें दोनों कॉस्टिंग के भी दो तरीके सीखे थे। क्या कि वेटेड एवरेज कॉस्ट भी यूज कर सकते हैं, फाइफो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक में हम फार्मूला के जरिए निकालते थे, पीरियोडिक में हम फार्मूला के जरिए निकालते थे, और परपेचुअल में हम वो जो स्टॉक शीट या इन्वेंट्री लेजर बनाकर वहां से निकालते थे। और फिर जो भी क्लोजिंग कॉस्ट आती थी उसको एनआरवी के साथ कंपेयर करते थे हम लोग। ठीक है, एनआरवी निकालने का भरपूर तरीका में आ गया और इसकी हमने प्रैक्टिस भी किया है। तो आज का कॉन्सेप्ट, हाँ, एनआरवी में एक चीज रह गई थी, एनआरवी रिवर्सल। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे आपको क्या करूंगा, एनआरवी रिवर्सल सीख लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद कुछ एंट्रीज सीख लेते हैं, आल्दो कि हमें काफी एंट्रीज आ गई हैं, पर स्टिल वो देख लेते हैं और बुक से एक दफा रीड कर लेते हैं। और चौथी चीज, जो सोल्यूशन में आंसर एमसीक्यूज वगैरह, वो एक एक सारे देखेंगे, एक एक करके सारे देख लेते हैं। ठीक है, और बाकी देखिए, आज हम आउटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हैं इस वक्त में। पता नहीं कौन सा बीच है वहां पे, वो ठंडी हवा चल रही है। और ठीक है, आ, क्योंकि देखें सीए तो हम पूरा दिन बैठ के पढ़ते रहते, तो साथ में मैंने कहा आज बच्चों को थोड़ी सी आउटिंग कराते हैं। ठीक है, तो बड़ा फिट मंजर है। तो दरख्त भी है यहाँ पे, ठंडी हवाएं हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग द सीनरी। ठीक है, तो चलें जी, साथ में अभी पढ़ाई भी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ चिल भी करते हैं। तो आई कैप की बुक पे ले जाऊँ, बल्कि पहले आपको दिखाता हूँ मैं एनआरवी का कॉन्सेप्ट, एनआरवी रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम्म, ठीक है, पवन के लेक्चर आगे, बीआरएस नहीं इसमें। ठीक है, आज के हमारे टॉपिक में क्या पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं, एनआरवी रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। चलिए नई शीट खोल लेते हैं। ठीक है, एनआरवी का रिवर्सल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनआरवी लॉस क्या होता था, हमने क्या कहा था कि स्टैंडर्ड में क्या हुआ है भाई, पहले दिन जब आप इन्वेंट्री लेके आओ उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। कॉस्ट क्या है, कीमत खरीद। जितनी कीमत की आपको इन्वेंट्री पड़ी है, लाख रुपए की पड़ी है, 50,000 की, पहुंच तक। ठीक है, पहुंचने तक का खर्चा। बाद वाला स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं होती, लाने तक का खर्चा ऐड होगा। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने कहा यार मुझे पड़ी थी कितने की, लाख रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है, पहुंच। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टोर भी किया, उसका खर्चा अलग है। तो स्टैंडर्ड में क्या क्या है, स्टैंडर्ड में क्या क्या है, स्टोरेज का खर्चा, और स्टोरेज के अलावा और कौन सा खर्चा होता है, एडमिन, जो उसका इंतजामिया का जो भी खर्चे हैं, सेलिंग, ये सारे खर्चे स्टैंडर्ड की जंग है इनके साथ। एडमिन और सेलिंग के साथ तो खास तौर पर IAS 16 और IAS 2 दोनों स्टैंडर्ड कहते हैं भाई, ये तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। एडमिन सेलिंग एक्सपेंस तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, एक्सपेंस बनेंगे ना। एक्सपेंस डेबिट P&L में, एक्सपेंस डेबिट, कैश से अगर पे कर दी तो क्रेडिट, वरना पेबल क्रेडिट। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर मैंने क्या कहा, पहले दिन मैंने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, फिर साल के आखिर में मैंने इसको कंपेयर किया एनआरवी से। तो उसकी एनआरवी थी जी 80,000 का। तो मुझे, मैंने कहा स्टैंडर्ड ने क्या कहा था, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे रिकॉर्ड, तो इनमें से लोअर क्या है, 80,000। मैंने रिकॉर्ड कितने में किया है, 1 लाख पे। तो इसको रिकॉर्ड किस पर होना चाहिए था, 80,000 पर, यानी कि 20,000 से इसको कम कर दो। होना 80,000 पे, है अभी लाख रुपए में।
तो उसको 20,000 से कम कर दूं तो 80,000 के बराबर हो जाएगा। फाइन। तो मैंने कहा एनआरवी को, इन्वेंट्री को क्या करो, राइट डाउन, नीचे करके लिखो। वैल्यू जो उसकी ज्यादा तुमने पढ़ाई हुई है उसको इन्वेंट्री रिटर्न डाउन भी कहते हैं। राइट डाउन नीचे करके लिखो भाई, लाख रुपया बहुत बढ़ाइए इसको, 80,000 पे लेके आओ। तो मैंने इसके क्या कहा था, एनआरवी लॉस डेबिट, ठीक है, ये पीरियोडिक में एंट्री करो, और सॉरी परपेचुअल में, क्योंकि परपेचुअल में हम साथ साथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते थे ना, ये तो याद है ना, परपेचुअल में साथ साथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री पहली एंट्री क्या की थी, इन्वेंट्री लाख से डेबिट की थी, और कैश दिया था, कैश लाख से क्रेडिट पहले दिन। ठीक है, मैं तसल्ली में तैयार, लाख रुपए की मेरे पास चीजें हैं। फिर अगले दिन कंपेयर किया तो 80,000 की होगी है मेरी इन्वेंट्री की एनआरवी। ठीक है, एनआरवी निकालने पे मैंने पूरे 2 लेक्चर्स सिखाए आपको। ठीक है, तो आप 80,000 पे होगी, तो मैंने लाख की लिखी है, होनी कितनी चाहिए, 80 की, तो 20,000 से कम करो, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करना है, इन्वेंट्री क्रेडिट लाख रुपए से, और सॉरी 20,000 से। और क्या करूं, लॉस है मेरा, बैठे बैठे मुझे नुकसान हो गया, तो पी एंड एल डेबिट 20,000 से। ठीक है, यहाँ तक तो हमने पहले की डिस्कशन की हुई है, एग्री। ठीक है, ये मेरा क्या है, ईयर 1 है, पहला साल। ठीक है, इन्वेंट्री लाख से 80 पे लेकर आनी थी, तो 20,000 से क्रेडिट कर दी, एनआरवी का लॉस डेबिट कर दिया। ठीक है, अब इसकी एंट्रीज असल में क्या होती है, इसी तरह की होती है, नाम थोड़ा सा फर्क है, वो हम एनआरवी वाले टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, एंट्रीज वाले टॉपिक में। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, दूसरा साल आया, दूसरा साल आया, और मेरा जो अकाउंटेंट है उसने आके मुझे क्या किया, एक खुशखबरी दी कि सर जी मुबारक हो, आपकी इन्वेंट्री की एनआरवी बढ़ गई है दोबारा से। पिछले साल 80 थी, इस साल 90,000 हो गई है। मैंने कहा वाह जी वाह, मुबारक हो। ठीक है, उसने कहा मुंह मीठा करें और फिर हम एंट्रीज भी पास करते हैं, क्योंकि मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, तो ईयर 2 के एंड पे, ठीक है, यहाँ पे सही सा साफ से ईयर 2 के एंड पे क्या होगी, ईयर 2 के एंड पे इन्वेंट्री की एनआरवी बढ़ गई है दोबारा से। होती है ना, कीमत मार्केट में फ्लक्चुएट हो रही होती है, कभी कम कभी ज्यादा, तो अब ज्यादा होगी है। इस साल के आखिर पे कीमत ज्यादा होगी इन्वेंट्री की, एनआरवी रहेगी है जी 90,000। एनआरवी कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, सारा कुछ कर कर आके 90,000 बचा। ओके, ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने हमें कहा है, हाँ, अगर एनआरवी जब कम होती है तो आपको कम पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, लेकिन एनआरवी अगर कभी बढ़ जाए तो उसको बढ़ा दो। कितना बढ़ाओ वो हम देखते हैं। तो हमने कहा अच्छा, 80,000 की मैंने इन्वेंट्रीज लिखी हुई है, अब तो उसकी वैल्यू है 90,000, तो एनआरवी लॉस कम हो जाएगा, लॉस रिवर्स करना है, लॉस रिवर्सल, एनआरवी का लॉस रिवर्सल। यार ठीक है भाई, वापस मैंने वैसे ही नुकसान किया था, अब मेरा ऐसे 90,000 का रियलाइज, 90,000 का बिक ही जाएगा, एनआरवी इसकी 90,000 है, तो मैं उसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो पहले दिन मैंने क्या किया, ठीक है, तो मैंने उसको एनआरवी को रिवर्स कर दिया, मैंने दोबारा इन्वेंट्री को बढ़ा दिया। मैंने कहा भाई, इन्वेंट्री मेरी बुक्स में अब आई कितने की है, पहले लाख रुपए की लिखी थी, फिर 20,000 से कम की थी, मैंने क्रेडिट किया था, तो 80,000 की थी। हाँ, मैंने कहा 80 की नहीं होनी चाहिए, 90 की होनी चाहिए। ठीक है, तो 90,000, तो 10,000 से मैंने इन्वेंट्री को मजीद बढ़ा दिया, तो एनआरवी, इन्वेंट्री को बढ़ा दिया, तो इन्वेंट्री डेबिट कितने से, 80,000 पे लिखी हुई है, 90 पे लेके आनी है, तो 10 से मजीद डेबिट करूंगा ना, इन्वेंट्री डेबिट, और एनआरवी का रिवर्सल, एनआरवी लॉस रिवर्सल, 10,000 से ये क्रेडिट कर दिया। ये किधर जाएगा रिवर्सल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पिछले साल मेरा एक्सपेंस बना था, ठीक है, इस साल इनकम बन जाएगी। इस तरह बैड डेट नहीं होता था, बैड डेट एक्सपेंस बन जाता था, फिर अगर कोई रिवर्स हो जाए तो वो इनकम बन जाती। तो इसी तरह से इन्वेंट्री डेबिट, एनआरवी लॉस क्रेडिट, कि लॉस कम हो गया, फाइन। ठीक है, बड़ी खुशी की बात हुई। फिर ईयर एंड पे, ईयर तीसरे साल के आखिर में, वैसे 3 सालों में तो बिक ही जाती है, एक मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। तीसरे साल के आखिर में मेरा अकाउंटेंट फिर खुशी खुशी आया भागते भागते मेरे पास, सर जी। मैंने कहा जी। कहते यार इन्वेंट्री की वैल्यू होगी और बढ़ गई है, 1,20,000 की हो गई है, बल्ले बल्ले। ठीक है, 1,20,000 की होगी आपकी इन्वेंट्री। मैं तो खुशी से ही नहीं समा पा रहा था, मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरा एसेट मजीद बढ़ेगा। तो मैंने फौरन से क्या किया, ठीक है, बल्कि उसने फौरन से क्या किया,
ठीक है, उसने कहा भाई साहब ओके, इन्वेंट्री 90 की है तो उसको अब 1,20,000 पे लेके आना है। ऐसा है कि नहीं, वैल्यू 30,000 से बढ़ गई ना। तो उसने फौरन क्या किया, इन्वेंट्री को मजीद बढ़ा दिया, कितने से, 30,000 से। इन्वेंट्री डेबिट 30,000 से, एनआरवी लॉस रिवर्सल क्रेडिट। ठीक किया मैंने, ठीक किया, ठीक किया ना ये नहीं। मैंने क्या किया, इन्वेंट्री, मैंने कहा अच्छा 90 से अब उसकी कीमत 1,20,000 पे चली गई है। ठीक है, तो 30,000 मजीद बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में 30,000 की बिक जाएगी। 1,20,000 की बिक जाएगी, तो मैंने 90 के लिखे तो 30 की मजीद बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री को 30 से बढ़ाया, डेबिट एनआरवी लॉस क्रेडिट। ये जैसे मैंने एंट्री की ना, यहाँ पे एक अकाउंटेंट की कबर थी। ठीक है, उसकी कबर से आवाज आएगी, भाई साहब ये आपने बहुत बड़ी गलती की है, गलत काम कर दिया है। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो एनआरवी का लॉस रिवर्स किया, तो इसमें मैंने कौन सी गलती की है। ठीक है, जब भी किस तरह के ब्लेंडर मारते हैं तो अकाउंटेंट की रूह भी कांप जाती है। इसने कहा क्या आपने IS2 नहीं पढ़ा हुआ, IS2 का स्टैंडर्ड, IS2 ने क्या कहा है कि एनआरवी का लॉस रिवर्स हो सकता है। ठीक है, एनआरवी, ये बड़ी काम की, एनआरवी का लॉस रिवर्स हो सकता है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ हो सकता है, यस, लॉस रिवर्स हो सकता है, मगर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, कॉस्ट तक। मगर मगर मैक्सिमम कॉस्ट, कॉस्ट तक रिवर्स हो सकता है। ठीक है, एनर्जी का लॉस रिवर्स हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कॉस्ट तक, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकता। ये बात इंपॉर्टेंट, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकता। ये बात आपने याद पल्ले से बांधे, एनर्जी का लॉस रिवर्स हो सकता है लेकिन कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि आपने इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी ली थी, पहले कॉस्ट होती है जो पहले दिन कॉस्ट होती है, ₹1,00,000। ठीक है, ₹1,00,000, और आपने उसको राइट डाउन किया था कितने पे, ले गए थे 80 पे। ठीक है, अब आइए लॉस रिवर्सल की बारी, तो आपने उसको बढ़ा दिया, यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। जो हमने किया था ना, 80 से 90 पे लेके 90 से, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 90 से ऊपर जाने। ठीक है, 1,20,000 नहीं, स्टैंडर्ड का नहीं भाई, मैक्सिमम कॉस्ट तक वापस जा सकते हैं। तो यानी कि एनआरवी की, यहाँ पे एक ग्राफ सा बनाते हैं ना मजेदार सा, ये इसकी कॉस्ट है कितनी, 1,00,000। ठीक है, नीचे नीचे जितना मर्जी जाए, नीचे जाने का रोला नहीं है, जीरो तक भी जा सकती है। ठीक है, तो हमारी क्या थी, 80,000। ठीक है, अब उसके एनआरवी बढ़ी, अगले साल कितनी हुई, यहाँ से 80 से 90,000 पे चली गई, नीचे से बढ़ी ऊपर। तो स्टैंडर्ड कहता है ठीक है, 10,000 का रिवर्स कर लो। फिर अगले साल 90 से 1,20 पे चली गई उसकी वैल्यू। ठीक है, ₹1,00,000 नहीं, 1,20 पे। तो स्टैंडर्ड क्या है भाई साहब, नहीं, ये आपकी हद है, आखिरी हद, आखिरी हद क्या है, कॉस्ट। इससे ऊपर ऊपर नहीं जा सकती, 1,00,000 तक तो आप रिवर्स करा सकते हो, 1,00,000 से ऊपर, कॉस्ट से ऊपर नहीं जा सकता। तो ये स्टैंडर्ड ने बात लिख दी है, तो आपने भी कॉस्ट के ऊपर नहीं लिख जाना। ठीक है, तो अभी 90 पे मारी है, तो हम मैक्सिमम कितना और बढ़ा सकते हैं। आल्दो के मार्केट में वो 90 से 1,20,000 पे चली गई, 30,000 की कीमत बढ़ी है, क्या हम 30,000 बढ़ा सकते हैं, नहीं, बल्कि उस लिमिट तक, यहाँ तक। तो हम 90 से 1,00,000 तक जा सकते हैं, तो मैक्सिमम 10,000 की रिवर्सल कर सकते हैं। ठीक है, 1,00,000 से ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो मैंने ये जो इन्वेंट्री की 30,000 से किया ना, ये नहीं करना, मैंने 10,000 से इन्वेंट्री डेबिट, 10,000 से एनर्जी लॉस रिवर्सल क्रेडिट। तो यानी कि अब मेरे पास इन्वेंट्री हो कितने की है, पहले 1,00,000 की लिखी थी, 20,000 रुपया लॉस करा के 80,000 पे लेके गया था, 80,000। फिर 80 से 10,000 रुपया पहले साल रिवर्स कराया, 90, और फिर 10,000 रुपया मजीद रिवर्स कराया, इन्वेंट्री प्राइस तो 1,00,000। तो यानी मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता हूँ, कॉस्ट तक, उससे ऊपर नहीं जा सकता। फाइन, इजी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलें जी, एक ये कॉन्सेप्ट हमारा हो गया। ठीक है, समंदर बीच पे मुझे ठंड लग रही है, तो थोड़ी सी मैं जैकेट भी ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि समंदर में बहुत ज्यादा सर्दी है। चलें जी, ठीक है, एनुअल इन्वेस्टर का कॉन्सेप्ट करा दिया, और कौन सा कॉन्सेप्ट है, चलें वो अभी देख लेते हैं, जो जो साथ होता है वो कर लेंगे, और एमसीक्यूज आज करने हैं, और एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में मैंने कहाँ तक पढ़ाया हुआ था,
पिछले लेक्चर में आई गेस यहाँ तक किया हुआ था। ठीक है, आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या थी? रॉ मटेरियल को, ठीक है, फिनिश गुड्स तक लेके जाने में जो खर्चा आता है वो कन्वर्जन, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट उसमें शामिल नहीं थी, यानी कि लेबर और फैक्ट्री के सारे खर्चे, तो वो कन्वर्जन कॉस्ट होती थी, ठीक है। तो कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? दिस इंक्लूड्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज डायरेक्ट लेबर, और फिर सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स दैट आर इनकर्ड इन कन्वर्टिंग मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, ये पूरा मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाले टॉपिक में, मैन्युफैक्चरिंग वाले चैप्टर में मुकम्मल डिटेल से कराया, मुकम्मल, बल्कि मुकम्मल से भी ज्यादा। ठीक है, आपके सिलेबस से भी ज्यादा चीजें वहाँ पर बताइए। तो क्या होता है? डायरेक्ट लेबर लगती है, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल और लेबर के अलावा सारे खर्चे वो फैक्ट्री, उसमें कुछ वेरिएबल खर्चे होते हैं जिस तरह इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और कुछ फिक्स होते हैं जैसे रेंट, बिजली का बिल और बाकी चीजें, ठीक है। तो उनकी क्या करते हैं, हर यूनिट पे तो नहीं पता चल सकता, तो हम क्या करते हैं, पूरा रेंट इतना है और सबको एलोकेट कर देते हैं यूनिट पे, तो उसको क्या होती है? सिस्टमेटिक एलोकेशन। और वो एलोकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? नॉर्मल कैपेसिटी की बेसिस पे, ठीक है। तो इन्वेंट्री वाला जो चैप्टर है ना, उसमें सारा हमने ये काम किया हुआ है। ये दोनों चैप्टर आपस में मिक्स है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स ही कराया है। तो आप मेरे इन्वेंट्री वाले लेक्चर देखें सारे, ठीक है, जितना इन्वेंट्री का अभी तक पढ़ाया वो करके पहले मैन्युफैक्चरिंग वाले देखे और फिर दोबारा ये देखेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर ओवर हेड्स मैंने कहा कुछ होते हैं फिक्स ओवर हेड्स, जिस तरह फैक्ट्री के जो एसिड है उसकी डेप्रिसिएशन और इस तरह की चीजें। फिर कुछ होते हैं वेरिएबल, यानी कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, तो ये सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूरा मुकम्मल कराए। फिर कॉस्ट ऑफ एक्सक्लूड, कुछ ऐसी कॉस्ट है जो कभी भी हिस्सा नहीं बनानी, एक्सक्लूडेड, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। कुछ ऐसी कॉस्टें हैं जो कि कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनानी बल्कि एक्सपेंस बना देने। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एंट्री एंड रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंस, इनको हमेशा एक्सपेंस बना देना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, डेबिट, कैश, क्रेडिट, इनको कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना। कौन सी है? एबनॉर्मल लॉसेस एंड वेस्टेज। ठीक है, नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो रूटीन में नॉर्मल पता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो मुझे पता है यार, मैं अगर 10 किलो लेता हूँ ना रॉ मटेरियल, उससे मैं तकरीबन 9 किलो बना लेता हूँ, 1 किलो जाया हो जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। अच्छा, लकड़ी का अगर बात करूँ, तो लकड़ी जब कोई चीज बनाते हैं तो छोटे मोटे लकड़ी के पीस जाया हो जाते हैं, सारी लकड़ी तो नहीं इस्तेमाल होती, कटिंग में, प्रेसिंग में थोड़ी जाए, तो वो क्या है? नॉर्मल लॉस, जो रूटीन का पार्ट है। लेकिन एब नॉर्मल लॉस क्या है? कि जो रूटीन में नहीं होता, आज पहली दफा हुआ है, कभी कभार होता है, ठीक है। यानी कि मैंने लकड़ी की पूरी वो फटी उठाई और कोई चीज गिरी वो पूरी टूट गई, तो ये क्या है? रूटीन में ऐसा काम होता है नहीं, तो अब नॉर्मल। तो रूटीन वाला तो, कि नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल लॉस तो कॉस्ट का पार्ट बनता है, नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। नॉर्मल लॉस कॉस्ट का, एब नॉर्मल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, बल्कि क्या होता है? एक्सपेंस। तो एब नॉर्मल लॉस डेबिट, बैंक क्रेडिट। फिर स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी, स्टोरेज स्टोर करने की कॉस्ट ऐड नहीं होती अनलेस नेसेसरी, यानी कि जरूरी हो। कुछ ऐसी इन्वेंट्री होती है उनको बनाने में, ये भी इन्वेंट्री के उस चैप्टर में कवर किया है मैंने, बनाने के लिए जरूरी होती हैं। जैसे अगर आप लेदर की जैकेट की मिसाल लें, तो क्या लेदर जब आती है तो फौरन से ही जैकेट्स बन जाती है? नहीं, बल्कि लेदर में कोई केमिकल लगा के उसको 8-10 दिन स्टोर करना पड़ता है, या 20 दिन, जितना भी उसका टाइम होता है, वो स्टोर करके फिर वो चमड़ा बन जाता है, तो फिर उससे जैकेट्स बनती है, यानी कि उसको स्टोर करना जरूरी हो गया है, ठीक है। इसी तरह कोई आप जूसेस वाली फैक्ट्री है, वो डायरेक्ट सारे सेब ला के तो नहीं जूस बना देती, ला के उसको स्टोर करती है, धोती है, साफ सुथरा करती है, और फिर तो वो वाली अगर जरूरी है तो ऐड होगा, वरना स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं होती। एडमिन और सेलिंग के साथ उस स्टैंडर्ड की जंग है, तो कभी किसी सूरत में ऐड नहीं होते। फिर ये वाला सारा टॉपिक मैंने मैन्युफैक्चरिंग वाले में किया हुआ है कवर, उधर से आपने देख लेना मैन्युफैक्चरिंग वाले में, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल और अदर डायरेक्ट कॉस्ट है, ये तो एक्चुअल पे एलोकेट होती हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी एक्चुअल पे होते हैं। फिक्स्ड, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिस तरह डेप्रिसिएशन। आप इस फिक्स कॉस्टें ज्यादातर क्या होती हैं? टाइम बेस्ड होती हैं, ज्यादातर टाइम बेस्ड। आप जैसा रेंट है, आपने देना ही देना है, 1 लाख रुपए, 1 यूनिट बनाओ, 5 बनाओ, 10 बनाओ, 50 बनाओ, देनी ही देनी है, ठीक है।
और डेप्रिसिएशन भी, जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, बस डेप्रिशिएट हो रही है, 1 यूनिट बनाओ तब भी हो रही है, नहीं कि बनाते तब भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अवेलेबल फॉर इंटेंडेड यूज है, इससे आगे डेप्रिशिएट होना शुरू है। तो ये नॉर्मल कैपेसिटी की बेस पे लोकेट होते हैं। ये लाइन मैंने आपको कहा था अभी, क्या पीआरसी लेवल पे आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, आगे कॉस्ट में जब हमने पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे। तो ये बस याद कर लेना। फिर नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है? हमने कहा वो कैपेसिटी जो ओवर द टर्म नॉर्मली बनती है, यानी कि मुझे पता है कि हर महीने तकरीबन मैं 10,000 यूनिट्स बना लेता हूँ, कभी 9, कभी 10, कभी 11, तो एवरेज एक निकाले तो तकरीबन 10 से 1,000 यूनिट्स में हर महीने बना लेता हूँ, तो वो मेरी नॉर्मल कैपेसिटी। हर प्लांट या हर फैक्ट्री की एक नॉर्मल कैपेसिटी होती है कि अगर हर बंदा सुबह 9 से 6 तक काम करे और पूरा हफ्ता या महीना काम करे तो कितनी यूनिट्स बना लेगा, तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी है। ये सारे टॉपिक मैंने कॉस्ट वाले में कवर कर लिए हैं। ठीक है जी। अब आते हैं हम एंट्रीज की जानिब। ठीक है, ये आप सिंपल सवाल है, ये आई बिलीव हमने किया हुआ भी है, हाँ ये भी सवाल किया हुआ था। ठीक है, ये कॉस्ट वाले लेक्चर्स में कवर है। एग्जाम्पल 2। अब मैं आपको पहले एंट्रीज सिखाता हूँ ना। एनआरवी का हमने क्या किया था, एनआरवी का कंसेप्ट अभी भी पढ़ा है, तो ये भी हम देख लेते हैं। एनआरवी कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस दिस, ये भी आता है हमें। फेयर वैल्यू क्या होती है किसी भी चीज की? फेयर वैल्यू कि वो कीमत जो दो बंदे जिनको अक्ल शऊर है, नॉलेज है, और मार्केट में एक दूसरे को जानते भी नहीं है, किस रेट पर आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको कहते हैं फेयर वैल्यू। यानी कि मैं गया मार्केट में, एक दुकान पे, मैंने कहा यार मुझे एक चीज चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज गाड़ी। ठीक है, मुझे भी गाड़ियों का इल्म है। अगर मैं इसी तरह जिंदगी में मैंने गाड़ी देखी नहीं और ले आता हूँ, तो वो तो हो सकता है महंगी या सस्ती ले जो भी है। ठीक है, एक बंदा जिसको गाड़ी का इल्म है, बायर को भी सेलर को भी, दोनों को नॉलेज है, और वो रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार वगैरह होंगे, भाई कजन, ये वो, तो फिर हो सकता है ऊपर नीचे रेट हो जाए। तो स्टैंडर्ड क्या फेयर वैल्यू है? जो दो बंदे जिनके पास नॉलेज है और मार्केट में आपस में एक दूसरे से ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जिस रेट पर वो कीमत तय कर देंगे, समझो उस चीज की उतनी ही फेयर वैल्यू है। ओके। बिटवीन मार्केट पर एट मेयरमेंट डेट, जिस दिन को मेयर करेंगे उस दिन की फेयर वैल्यू उतनी है। फिर राइट डाउन का मैंने आपको सिखा दिया कि इन्वेंट्रीज एक कीमत पे लिखी होती है, हम कहते हैं उसको राइट डाउन, यानी कि एनआरवी का मसला है तो उसको लास्ट में लिखो, बल्कि उसके नीचे करके लिखो राइट डाउन को। ठीक है। फिर रीजंस क्या हो सकती हैं? डैमेज है, सेलिंग प्राइस डिक्लाइन हो गई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट का मसला है, कुछ भी, ये सारा मैन्युफैक्चरिंग वाले टॉपिक में हमने उसके साथ किया। फिर हमने क्या कहा था? आइटम बाई आइटम निकालो, यानी कि 50 चीजें तो हर चीज के अलग अलग निकालो, टोटल में ना निकालो। फिर एनआरवी। हाँ, और एक बात क्या और बताई थी, मुझे याद पड़ रही है क्या, कि एनआरवी रॉ मटेरियल्स की, पहले देखो फिनिश गुड्स। ठीक है, अगर मतलब 50 किस्म के मटेरियल है, वो एक फिनिश गुड बनाते हैं, और फिनिश गुड का मसला नहीं है एनर्जी का, वो अपनी सही सी कीमत पे बिक जाती है, तो फिर मटेरियल्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मटेरियल ने आकर में जाके ये गुड ही बनानी है ना, फिनिश गुड, और फिनिश गुड सही बिक रही है तो मसला ही नहीं है। एक बात। हाँ, अगर फिनिश गुड का मसला है तो पहले तो फिनिश गुड के अंदर ही चेक करो, फिर एक एक मटेरियल की, क्योंकि इसीलिए वो सही बिक नहीं रही फिनिश गुड, क्योंकि किसी रॉ मटेरियल का मसला हो जाएगा। तो फिर दूसरे स्टेप में आप, अगर फिनिश गुड ओके है तो बस सारे मटेरियल्स ओके हैं, फिनिश गुड में मसला है तो फिर सारे मटेरियल का मसला देखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने किया, ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये आपने कर लेनी है। ये सवाल हमने किया हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा सवाल था, मार्जिन मार्कअप का सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये भी सेम कॉपी पेस्ट एग्जांपल है, आसान है। इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। ठीक है, ये वाला आपको करा देता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे एंट्रीज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, मिस्टर लसानी ने क्या किया? प्रोवाइडेड यू विद द फॉलोइंग वर्किंग पेपर रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड। उसने सारा आपको डाटा, उसने कहा ये रॉ मटेरियल है मेरे पास, दो किस्म के, यानी कि मैं एयर कूलर भी बेचता हूँ, पंखे भी बेचता हूँ। ठीक है। फिर तीन तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। ओके। ठीक है, तो जो पंखे बेचता हूँ उसके रॉ मटेरियल है मेरे पास, उसकी कॉस्ट है तकरीबन 80,000, और फैंस की है रॉ मटेरियल लेकर 20,000 के पड़े हैं। ठीक है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस एयर कूलर्स की है जी, 60,000 रुपये के पड़े हैं, जो अभी आधे बने हुए वर्क इन प्रोग्रेस है, और फैंस है 1 लाख के। ठीक है। फिर फिनिश गुड्स। ठीक है, यानी कि 1,60,000 के फिनिश एयर कूलर, मतलब मुकम्मल तैयार पड़े हुए हैं, और पंखे ये भी 1,60,000 के तैयार पड़े हुए हैं।
उन सब की एनर्जी उसने बता दी, इस कितनी है, इस कितनी है, और इसको राइट डाउन कर दिया। ठीक है, यानी कि 2 लाख से उसको 1.5 लाख पे ले आया रॉ मटेरियल को। ठीक है, बाकी किसी को राइट डाउन नहीं किया, और आखिर में टोटल में 4,000। ड्यू टू strengthening the local currency, the parts used in manufacture of both the air coolers and fans become cheaper. Strengthening the local currency यानी ये करता क्या है मेरे ख्याल में, कि इंपोर्ट करता है चीजें। ठीक है, पहले लेट्स सपोज 100 रुपए का $1 इज इक्वल टू 100 रुपए थे, लेकिन अब कहते हैं हमारी करेंसी स्ट्रांग हुई है, यानी कि अब $1 50 रुपए के बराबर हो गया, लेट्स सपोज। ठीक है, तो यानी कि पहले मैं $1 की चीज लेता था तो उसको 200 देता था, अब मैं $1 की चीज देता हूँ तो उसको 50 देता हूँ, क्योंकि करेंसी स्ट्रांग हो गई है। तो कहते हैं उसके पार्ट्स वगैरह जो मैं मंगाता था वो चीपर सस्ते हो गए, जाहिर बात है करेंसी के ऊपर। एज अ डायरेक्ट रिजल्ट द एनर्जी ऑफ बोथ द फिनिश गुड्स, ठीक है, फिनिश्ड एयर कूलर एंड, ये आल्सो ड्रॉप हो गया। क्रिटिकली एनालाइज वेदर द राइट डाउन हैज बीन कैलकुलेटेड प्रॉपर्ली, कि उसने ये जो काम किया ना ये वाला, ये ठीक किया है कि नहीं। तो बताएं जी, हमने क्या सीखा? हमने कहा अगर तो रॉ मटेरियल भी हो, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स भी हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फिनिश गुड को देखना है। ठीक है, सबसे पहले फिनिश गुड को देखना है। अगर फिनिश गुड ठीक है तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आखिर में जाके फिनिश गुड ही बनना है, और फिनिश गुड ओके है तो परेशानी की बात ही नहीं है। हाँ, अगर फिनिश गुड में मसला है तो फिर आपने अ, पीछे जाके वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल को भी देखना है। ओके, तो इसका देखें, फिनिश गुड में तो मसला है। ठीक है, कॉस्ट उसकी 1,60,000 है, और एनर्जी फैंस की कितनी है, 2,20,000 रुपए। ठीक है जी। अच्छा, हमने अभी तक एनर्जी का क्या सीखा? हमने एनर्जी का कहा एक तो पहले फिनिश गुड की एनर्जी चेक करेंगे, बाकियों की बाद में चेक करेंगे, यानी कि उसने जो रॉ मटेरियल की पहले ही निकाल दिया, ये गलत किया। एक बात। दूसरा हमने क्या कहा था, आइटम बाय आइटम देखनी है एनर्जी, आइटम बाय आइटम, यानी कि क्लासिफिकेशन ही देखनी कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, उस तरह नहीं देखनी, आइटम बाय आइटम देखनी। यानी कि पंखे हैं तो पंखों की देखनी है पहले, फिर वाटर कूलर है उनकी देखनी है, सबकी आइटम बाय आइटम। ठीक है, फ्रिज है तो उनकी देखनी है, एसी है तो उनकी देख, ये नहीं देखनी कि रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश, दूसरा नहीं, आइटम बाय आइटम। तो मेरी कौन सी यहाँ पे दो ही आइटम्स है क्या? एक तो एयर के कूलर पार्ट है, दूसरे फैन है। ठीक है, तो पहला इसने मसला ये किया है कि उसने क्लासिफिकेशन वाइज देखा है, उसको आइटम वाइज देखना चाहिए था। ठीक है, द कैलकुलेशन ऑफ पॉसिबल रिटर्न डाउन ऑफ मस्ट नॉट बी डन ऑन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की बेस पे ना हो, बल्कि शुड बी असेस्ड ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। बिल्कुल यही बात है कि हमने क्या कहा था, आइटम बाय आइटम देखे। पहली गलती उसने की है कि उसने क्लास वाइज देखी, उसने गलत किया आइटम बाय आइटम। फिर दूसरी बात वही है कि क्या, ठीक है, एंड इस ये जो बात, इसका मतलब यही है कि पहले फिनिश गुड को देखो, अगर फिनिश गुड में मसला नहीं है तो फिर मटेरियल में भी मसला नहीं है। ठीक है, अब सिंस द एनर्जी ऑफ फिनिश एयर कूलर हैज ड्रॉप बिलो कॉस्ट। ठीक है, अब फिनिश गुड में देखें, इसकी कॉस्ट 1,60,000 है पंखे की, और एनर्जी 20 है, तो यानी इसमें मसला ही नहीं है। तो इसको देख, किसी इसको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, ना वर्क इन प्रोग्रेस ना रॉ। हाँ, एयर कूलर में कॉस्ट 1,60,000 है, एनर्जी उसकी 1,10,000 है, यानी कि 50,000 का यहाँ पे मसला है। जब फिनिश गुड में मसला आ जाए तो फिर आप उसका वर्क इन प्रोग्रेस भी देखते हो और फिर रॉ मटेरियल भी देखते हो। ठीक है, since the energy of finished good has dropped, air coolers should be written down to their NRV। ठीक है, NRV यूजली रिप्लेसमेंट। ठीक है, डिस्पाइट NRV ऑफ फिनिश फैंस हैविंग ड्रॉप्ड। ठीक है, कि फिनिश फैन की प्राइस बेशक गिरी है, NRV ऑफ पार्ट्स नॉट ड्रॉप्ड बिलो कॉस्ट। ठीक है, यानी कि बात इन शॉर्ट क्या कहना चाह रहा है, इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि यार, फैंस की जब फिनिश गुड ओके है ना, तो फैन में किसी किस्म की एनर्जी का मसला नहीं है। ठीक है, तो ये देखें, फैंस फैंस की जब फिनिश गुड्स ओके हैं तो फैन में किसी किस्म की एनर्जी लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके मुकाबले में एयर गुड का फिनिश गुड ओके नहीं है, फिनिश गुड जब ओके नहीं है तो फिनिश गुड में मसला है 50,000 का। ये देखें, फिनिश गुड में 50,000 का मसला है, तो फिर फिनिश गुड भी देखेंगे, उसका रॉ मटेरियल भी देखेंगे, और वर्क इन प्रोग्रेस भी देखेंगे। ठीक है, तो इसका रॉ मटेरियल भी देखा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट एनर्जी कितनी है, 50,000। इसका फिनिश कौन सा है, एयर कूलर, एयर कूलर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 80,000,
NRV है 50,000, तो यहाँ पे 30,000 का यहाँ पे भी नुकसान रिकॉर्ड करो। फिर वर्क इन प्रोग्रेस में एयर कूलर का मसला है ना, एयर कूलर का 60,000 और 50,000, यहाँ पे भी 10,000 का। क्यों? पहले फिनिश गुड थे, फिनिश गुड में मसला है, तो यहाँ पे भी मसला होगा, यहाँ पे भी मसला हो सकता है, लाजमी नहीं होगा, किसी केस में नहीं भी होता, लेकिन हो सकता है। तो हमने तीनों का देखा, तो तीनों का मसला था। तो कैलकुलेशन असल में ऐसे होनी चाहिए, क्या? आइटम बाय आइटम, ठीक है, और पहले फिनिश गुड। तो ये दो काम उसने नहीं किए थे, तो हमने आंसर को क्रिटिकली एनालाइज किया कि भाई इस तरह करना चाहिए था, उसको जवाब दे दिया। ठीक है, यहाँ तक मसला। ये भी एनर्जी का सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, रॉकेट। फिर कॉस्ट के फार्मूला तो हमें पता है क्या, दो तरह के मेन फार्मूलाज है। अच्छा, कॉस्ट पहले हमने क्या कहा था, आइटम्स पे देखती है, क्या वो आइटम्स एक्सचेंजेबल है, उसको क्या कहते हैं, क्या चीज कही थी आपको, इंटरचेंजेबल है या नहीं। अगर इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर है, तो उसकी कॉस्टिंग हम कॉस्ट वाले सब्जेक्ट में देखेंगे। ठीक है, कि किसी ने कहा जी, ऑर्डर किया भाई मुझे इस तरह के खास नोवियत का कोई चीज बना के दो, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग वहां पे होती है, जितना भी खर्चा आएगा वो सारा उसकी कॉस्ट बनेगा। इंटरचेंजेबल प्रोडक्ट्स है, यानी आपस में मिक्स कर सकते हैं, जैसे लेस का 50 वाले पैकेट्स पड़े हैं सारे, एक उठाओ या दूसरा एक जैसे, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग के दो तरीके हैं, क्या? फाइफो और वेटेड एवरेज। ठीक है, स्पेसिफिक कॉस्ट, ठीक है, इंटरचेंजेबल है या नहीं है, ठीक है। तो जो इंटरचेंजेबल नहीं है, ऑर्डिनरी इंटरचेंज, ठीक है, जो इंटरचेंजेबल नहीं है उसको तो स्पेसिफिक कॉस्टिंग होगी। जो ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है, आपस में मिक्स कर, ठीक है, एक चीज नहीं है तो दूसरी ले लो, दूसरी नहीं है तो तीसरी ले, एक जैसी। तो उसमें क्या था, फाइफो था, वेटेड एवरेज, इसकी डिटेल में डिस्कशन कर ले। फिर कंसिस्टेंसी, हाँ, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने कॉस्ट या वेटेड एवरेज, सॉरी फाइफो या वेटेड एवरेज, जो भी फार्मूला यूज करना है, उसको कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी से यूज करो, यानी कि एक तो ये कि पूरा साल वही फार्मूला यूज करो, और ईयर ओवर ईयर भी वही यूज करो। ये नहीं है कि आपने 3 महीने कुछ और किया जी, फाइफो लगाया, फिर 2 महीने वेटेड एवरेज लगाया, फिर 3 महीने फाइफो लगाया, ऐसे नहीं करना। या एक साल फाइफो लगाया, एक साल वेटेड एवरेज, एक साल फाइफो, ऐसे नहीं करना, बल्कि कॉस्ट का जो भी फार्मूला है वो कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, यानी कि एक तसलसल के साथ रखना है, ठीक है। पहले साल में जो रखा है दूसरे साल में भी वही रखने हैं, अनलेस कि बहुत बड़ा कोई मसला हो जाए, वो आगे हम AFR में पढ़ेंगे, और सॉरी AFR 1 में। तो अभी तक क्या, एन एंटिटी शुड यूज द सेम कॉस्ट फार्मूला फॉर ऑल इन्वेंट्रीज हैविंग सिमिलर नेचर एंड यूज। ये नहीं है कि मेरे पास गाड़ियां हैं, ठीक है, मैंने 5 गाड़ियां कॉस्ट पे रखी हैं, 5 फाइफो पे रखी हैं, 5 जो सी है वेटेड एवरेज पे रखी हैं, और 5 किसी और पे रखी, ऐसे नहीं हो, ठीक है। वैसे पहले पहले जमाने में एक और फार्मूला होता था, अभी क्या है, फाइफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा वेटेड एवरेज, तीसरा एक और होता था लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये अब ये स्टैंडर्ड से निकल चुका है, अब ये अलाउ नहीं करता कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, वेटेड एवरेज था, और एक लाइफो था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आखिर में आई है वो पहले भेजो। तो अब स्टैंडर्ड ने कहा नहीं भाई ये नहीं है, तो बाकी पीछे दो ही फॉर्मूले रहेंगे, और इन दोनों में क्या करना है, कंसिस्टेंसी अप्लाई करना है, यानी हर एक ऐसी चीजों पे एक ही फार्मूला लगेगा, और जो फार्मूला लगेगा उसका लास्ट पे ईयर ओवर ईयर और मंथ ओवर मंथ सेम सेम लगेगा। ये नहीं कि बीच में कभी फाइफो लगाया कभी वेटेड लगाया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फॉर इन्वेंट्री चीज की डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि आप, मेरी पता है यार, गाड़ियां की इन्वेंट्री और तरह की है, और बाइकों की और तरह की है, पेट्रोल भी साथ बेचता हूँ वो और तरह की है, तो उसमें डिफरेंट में भी जस्ट इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन स्टैंडर्ड यही क्या कि आप कंसिस्टेंसी रखो। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, ये हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा था कि क्या ओपनिंग पे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्लोजिंग पे हो जाए तो क्या, क्लोजिंग अब स्टेट हो जाए इस साल का, तो इस साल के प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, अगले साल के प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, सारा। इन्वेंट्री एवेल्यूएशन हैज डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, FIFO methods at higher value as compared to weight, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के दिनों में, ठीक है। FIFO मेथड्स क्या करते हैं, इन्वेंट्री को बढ़ा देते हैं, यानी कि प्रॉफिट्स बढ़ा देते हैं, कैसे, ये देख लेते हैं, ठीक है। महंगाई के दिनों में FIFO का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आपने पहले चीज ली है 10 रुपए की, क्वांटिटी रेट अमाउंट होता है,
10 यूनिट्स लिए 10 के हिसाब से 100। ठीक है, फिर महंगाई होगी जी, अगला जो आपके पास था ये तो इसी तरह पड़ा हुआ था। अगला स्टॉक, अब आप चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं और अगला स्टॉक जो है वो 50 रुपये के हिसाब से है। देखिए कितनी ज़्यादा महंगाई हुई है। तो ये क्या आ गया, 500। ठीक है, अब बेचने की बारी है, ये तो आप क्या करेंगे। मैं कहता हूँ कि यार मैंने बेचनी है चीज़ें 10 यूनिट्स। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ यार बड़ी महंगाई है मार्केट में, तो अब मैं 10 यूनिट बेचूंगा 100 रुपये के हिसाब से। तो 10 × 100। ठीक है, ये क्या है, सेल प्राइस 1000। लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ सेल, तो मैंने क्या कहा था, ये टेबल तो कॉस्ट में बनता है ना, इसको तो नहीं परवाह कि आप 1000 की चीज बेचो 500 की बेचो, ऐसा है कि नहीं है। तो आपने क्या किया जी, ओके, तो अब आपने 10 यूनिट बेची, तो 10 किस पर जाएंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये वाली चीज पहले जाएगी। तो इसकी कॉस्ट है कितनी, 100 बुक्स में। ठीक है, तो 10 यूनिट 10 के हिसाब से 100, तो देखिए आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया, 900 का है। इसके मुकाबले में अगर आप वेटेड एवरेज यूज करते तो क्या करते। ठीक है, वेटेड एवरेज करते तो क्या होते, पहले 10 10 के हिसाब से आती, फिर आ, जब 50 के नहीं लौट आती तो कॉस्ट में कॉस्ट ऐड, यानी कि 10 + 50 60, और यहाँ पे 100 + 500 यानी 600 हो जाता। 600 डिवाइडेड बाय 60, सॉरी 10 + 10 20, ठीक है, 10 + 10 20, सॉरी ठीक है, 10 में 10 यूनिट आती, 10 20 हो जाती। कॉस्ट में 100 में 500 आती तो 600, तो 600 डिवाइडेड बाय 20 करें तो क्या आता है, 30। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट 30 होती है। अब आप बेचते हैं तो सेल प्राइस वही है ना, 1000। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है, 30 रुपए के हिसाब से आपकी 10 यूनिट चली गई, 10 रुपए 30 के हिसाब से, तो आपका प्रॉफिट आता है 300, कॉस्ट ऑफ सेल आती है 300, तो प्रॉफिट आता है 700। यानी कि जहाँ पे महंगाई होती है वहां पे फाइफो ज्यादा फायदा देता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लॉन्ग टर्म में बराबर ही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदा देता है। क्यों, क्योंकि फाइफो ने तो पहले वाली चीजें पहले वाले रेट पे रिकॉर्ड की होती है, और पहले वाला रेट सस्ता होता है, तो जब बेचा है तो कॉस्ट ऑफ सेल कम बनती है, तो प्रॉफिट ज्यादा। जबकि वेटेड एवरेज में क्या होता है, पहले वाली चीजें और नई वाली चीजें एक ही वेटेड एवरेज रेट पे होती है, तो जब बेचेगा तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस बात का ये मतलब है। ठीक है, इस तरह की छोटी मोटी एमसीक्यूज होते हैं ना, वो हम इस तरह ये देखें, मैंने खुद से वर्किंग एक फर्जी क्रिएट की और सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, कॉस्ट मेजर के टेक्निक्स, दो तरह की टेक्निक्स है, ये भी यहाँ पे सीख लेते हैं। एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, और एक होती है भाई साहब रिटेल मेथड। ठीक है, दो टेक्निक्स है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस क्या होती है, दुकानदार पे आप चीज लेने जाए ना दुकान पे, तो कुछ चीजों की रिटेल प्राइस लिखी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं किसी कप में पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे इसकी रिटेल प्राइस पता है, ये फाइनल मैंने बिस्किट बनाने 25 रुपए के बेचने हैं। ठीक है, फाइनल बिस्किट बना के उसका सब कुछ टैक्स टैक्स ऐड करके रिटेल प्राइस क्या होगी, 25। ठीक है, तो मैं आज उस इन्वेंट्री को उसी में मैं कहता हूँ मेरे पास रिटेल प्राइस पर यूनिट है, रिटेल प्राइस पर यूनिट कितनी है जी, 25, और मेरे पास यूनिट्स कितनी है, 100। तो बस जी, रिटेल प्राइस कितनी होगी, 100 यूनिट्स है, और एक चीज की रिटेल प्राइस 25 है, तो मेरे पास टोटल कितने की इन्वेंट्री पड़ी है, 250 की वैल्यू की इन्वेंट्री पड़ी है, खत्म। कितना सिंपल मेथड है। क्या आप बजाय इसके क्या आप कॉस्टिंग करो, आप बताओ रिटेल प्राइस है कितनी, 25 की है, तो 10 चीजें मैंने ली हैं। ठीक है, 25 के हिसाब से तो 250 खत्म। उसके मुकाबले में होती है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी कि आप एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, यार मेरी जो भी चीज़ बनेगी ना वो 50 रुपए की बनेगी बस। तो आपने 100 यूनिट्स बनाई तो 100 × 50। ठीक है, आपने 200 यूनिट्स बनाई तो 200 × एक स्टैंडर्ड प्राइस आप रख लेते हैं बस। आप कहते हैं कौन खप में पड़े, एक्सटेंडेड प्राइस से इन्हें सारा कुछ करता तो हाँ साल के आखिरी दिन कंपेयर कर लूंगा बस। तो दो तरह की भी। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट के इसमें टेक्स टू नॉर्मल लेवल्स ऑफ मटेरियल्स, लेबर, ये वो, दे आर रेगुलरली रिव्यूड। ठीक है, रिव्यू किए जाते हैं। अब आपको पता चला यार 6 महीने गुजरे, अच्छा यार अब तो महंगाई हो गई, तो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट ना 60 रुपए पर यूनिट, तो 60 लिख दें। फिर 3 महीने बाद फिर आपने कहा 70 है, तो ये रेगुलरली रिव्यू होता है और स्टैंडर्ड को बढ़ाते, एक स्टैंडर्ड सेट होता है, क्या यही स्टैंडर्ड है, सब इसी पे होगा। दूसरा रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस क्या होती है, जहाँ पे रैपिडली चेंजिंग आइटम्स होती हैं, तो एक एक जिनका
सिमिलर मार्जिन होता है, ठीक है। अब रिटेल प्राइस अगर 50 बिस्किट है ना, तो हर बिस्किट 25 रुपए के, ठीक है, और मार्जिन भी सब पे सेम होता है, ठीक है। तो इस तरह के आप क्या करते हैं, यहाँ पे अदर कॉस्टिंग फाइफो लगाना, ये क्योंकि सबकी 25 25 रुपए का बिस्किट, फाइफो वेटीराइज लगाना बेवकूफी है। तो आप क्या करते हो, एक रिटेल प्राइस उस पर कर लेते हो। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू बाय अप्रोप्रिएट परसेंटेज क्रॉस, ठीक है। यानी कि मैंने कहा रिटेल प्राइस है जी 100, ठीक है। इसमें कहता हूँ रिटेल प्राइस क्या होता है, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस रिटेल प्राइस या प्रॉफिट मार्जिन। ये मार्कअप मार्जिन वाला कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ 17% मार्जिन रखता हूँ हर प्रोडक्ट में, ठीक है। तो कॉस्ट रिटेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस 17, ठीक है। तो जो भी रिटेल प्राइस है लेट्स सपोज 117, उसमें 17 रुपए का मार्जिन है, 17 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, कॉस्ट कितनी निकल आएगी, तो ठीक है। तो ये इसने ये लिखी है कि द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू विद अप्रोप्रिएट मार्जिन। मार्जिन जितना भी वो यहाँ से माइनस कर लूंगा तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, और उस कॉस्ट पे मेजर कर लूंगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली इतनी यूज नहीं होती, बस जब तुम्हें बात लिखी है तो आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगला एग्जांपल नंबर 10 देखिए, देखिए लग रही है नहीं। एग्जांपल 10 देखिए देखिए लग रही है, क्यों देखिए देखिए लग रही है, क्योंकि हमने ये पूरी सॉल्व की हुई है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्लास में हमने की हुई है, ठीक है। ये हमने टेबल भी बनाया था। परपेचुअल में पूरा रिकॉर्ड बनता है, और पीरियोडिक में फर्स्ट इन फार्मूले के जरिए आखिरी दिन बैठ के कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। इसी तरह वेटेड एवरेज में परपेचुअल में पूरा रिकॉर्ड बनता है, और पीरियोडिक में आखिरी दिन फार्मूले के जरिए कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल 11 भी हमने की हुई थी, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है, ठीक है। उसी तरह सेम पैटर्न एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है, दूसरा भी किया, तो इन दोनों को मिक्स किया तो ये भी हो जाए, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, 9 पे हम देख लेंगे। ये सारी एक जैसी हैं बिल्कुल, कोई भी किसी में फर्क नहीं है। हाँ, ये एक मजे की चीज है, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। IS2 कहता है कि इन्वेंट्रीज कब एक्सपेंस बनती है, दो इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज IS2 क्या कहता है, IS2 कहता है भाई साहब इन्वेंट्रीज एक्सपेंस बनेंगी, इन्वेंट्रीज आर चार्ज्ड टू एक्सपेंस, दो केसेस में। कब, एक तो जब वो बिक जाती हैं, सोल्ड हो जाती हैं, तो तक तब एक्सपेंस बनती है, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। पीरियोडिक परपेचुअल यही एंट्री होती है ना। तो इन्वेंट्रीज दो वक्त एक्सपेंस बनती है, एक तो जब जो बिक जाती है तब एक्सपेंस बनती है, या दूसरा जब उसका एनआरवी का मसला होता है, एनआरवी लॉस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट, एनआरवी लॉस, एनआरवी या लॉस, या जो भी इसकी एंट्री होती है, कि वो हम देख लेते हैं, टू इन्वेंट्री क्रेडिट। तो IS2 में दो बातें लिखी हैं, क्या IS2 कहता है कि यार इन्वेंट्रीज एक्सपेंस बनेंगी दो सूरतों में, या जब तो इन्वेंट्री बिक जाए तब, तब क्या एंट्री होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, या उसकी एनआरवी का मसला हो जाए, तो एनआरवी लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, तो यही बातें यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इन्वेंट्री कब कब बनती है, जब वो बिक जाए या राइट डाउन हो जाए, एनआरवी का मसला होता है। और रिवर्सल ऑफ राइट डाउन हमने पढ़ लिया कि किस हद तक उसको रिवर्स कर सकते हैं। फिर एलोकेशन ऑफ अदर कॉस्ट, ये हमने देख लिया। अच्छा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर क्या होता है, कि किसी चीज को बताना, यूजर को डिस्क्लोज करना, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप कंपनी की देखेंगे ना कभी भी, ठीक है, या देखेंगे तो इतनी मोटी मोटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, पूरी पूरी बुक्स होती हैं। हमने अभी तक क्या सीखा है कि सिर्फ जो सा है
पहला पेज एसओसीआई और एसओपी देखिए बस। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर्स आते हैं। डिस्क्लोजर मतलब कुछ चीजें लिख के बतानी होती है यूजर को, ठीक है। डिस्क्लोज का मतलब करना, बता देना। डिस्क्लोजर मतलब लिख कर बता देना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देने का मतलब है कोई चीज लिख कर बता दो, डिस्क्लोज कर दो, बयान कर दो, जाहिर कर दो, ठीक है? जाहिर कर दो, जाहिर कर दो। क्या चीजें जाहिर कर दो? कुछ चीजें आपने लाजमी बतानी है, ठीक है। तो क्या ये चीजें, इसके अलावा भी हो रहा है लेकिन आपके लेवल पे ये क्या, द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री। क्या आपने कौन सी पॉलिसी है अपनाई है? क्या आप परपेचुअल यूज कर रहे हो या पीरियोडिक यूज कर रहे हो? एक तो ये बता रहे हो। और फिर कॉस्ट फार्मूला क्या बता रहे हो? वैग यूज कर रहे हो या फाइफो? ठीक है। अब यूजर ये तो नहीं है, यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब उठाएगा तो क्या देखेगा? पहले पेज पे लिखा हुआ है करंट एसेट में इन्वेंट्री 10 लाख की। अब यूजर अगर अकाउंटेंट हुआ तो उसके माइंड में क्या आएगा? यार पता नहीं है, परपेचुअल यूज करते हैं, पीरियोडिक करते हैं, पता नहीं वैग यूज करते हैं, फाइफो यूज करते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये चीज आप लिख के उनको बता दो। तो ये चीज आदमी डिस्क्लोज करनी है। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज, क्लासिफिकेशन बता दो उसकी। यानी कि 10 लाख आपने इन्वेंट्री लिख दी, लेकिन आगे उसका ब्रेकअप दे दो। ब्रेकअप मतलब उसका तोड़ाव दे दो, तोड़ कर बता दो कि यार 10 लाख की इन्वेंट्री तो है, लेकिन मुझे ये भी बता दो, हाँ, ठीक है, 1 मिलियन की इन्वेंट्री, मुझे ये भी बता दो कि रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड कितनी है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है। तो ये इसका मैं कहता हूँ यार 10 लाख में से 5 लाख रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड जो सी है वो भी 5 लाख की, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। तो उसका क्या करो, कैरिंग अमाउंट का क्लासिफिकेशन बता दो। फिर पूरे साल के दौरान कितना इन्वेंट्री से एक्सपेंस बनी है ये भी बता दो। एक्सपेंस कब बनती है? या तो जब बिक जाती है या जब लॉस आ जाती है। तो आप अलग से लाइन लिख देते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंड इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी साल है, कंपनी ने इतनी इन्वेंट्री को एक्सपेंस किया जिसमें से इतनी कॉस्ट ऑफ सेल में है, बाकी एनआरवी का लॉस हुआ है, ठीक है। फिर इन्वेंट्रीज तो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि जो एनआरवी का मसला है वो अलग से बता दो कि यार हमारे पास इन्वेंट्रीज थी, लेकिन एनआरवी की जो कहानी है ना वो भी इसको यूजर को बता दें, ताकि यूजर जब पढ़े तो समझ जाए हाँ कि यार अच्छा एनआरवी का मसला चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो ये चीजें लाजमी डिस्क्लोज करनी है। ठीक है। तो आपने मैंने आपको क्या कहा था, जो भी बच्चा 2 से 3 दफा बुक सही से पढ़ लेगा वो, उसका मसला नहीं होगा, ठीक है। पेपर उसका इजीली पास हो जाएगा, 2 से 3 दफा सही से पढ़ लेगा। जो 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 वाकई अपनी बेस भी स्ट्रांग करना चाहता है पेपर साथ करने के साथ साथ, यानी FAR 1 के लिए खुद को तैयार करना चाहता है, तो वो थोड़ा ज्यादा पढ़ ले। यानी कि वो लिख लिख के भी प्रैक्टिस, क्योंकि आगे फिर रिटर्न ही स्टार्ट हो जाना। ये AFC सॉर्ट ऑफ PRC लॉलीपॉप है, ठीक है। ये देखें नोट्स, इलिस्ट्रेटिव डिस्प्ले क्या इस तरह की शक्ल बनती है, क्या पॉलिसी बताई है उसने, ठीक है। ये किसी भी कंपनी का उसने ना फाइनेंशियल पे छापा मारा है, तो आप भी देख लें। देखिए पॉलिसी भी बताई है, और मेथड कौन सा यूज करता है, वेटेड एवरेज ये भी बताया हुआ है, उसका ब्रेकअप दिया हुआ है, एक्सपेंस कितना हुआ है, एनर्जी का इतना मसला है, खत्म। ठीक है। तो ये किसी कंपनी के नोट्स में से छापा उसने मारा हुआ है। इस तरह इसी तरह का रियल लाइफ में भी बनता है। बाकी ये सवाल आपने करना है खुद से सॉल्व, ठीक है। अच्छा इसमें देखें, कॉस्ट इम्पोर्ट्स 25% इम्पोर्ट की कॉस्ट ऐड होती है, जिसमें से 17% रिफंडेबल है। तो जो भी चीज रिफंडेबल होती है, हमने क्या कहा इन्वेंट्री की कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड होते हैं। तो जो रिफंडेबल है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, उसको वहां से निकाल दो, ठीक है। तो इसमें ये चीज है। बाकी हमने क्या कहा था, मेथड कौन सा यूज करता है, वेटेड एवरेज, और करता है परपेचुअल। परपेचुअल में हमने क्या कहा था, डेट वाइज चलना है। आपने एक भी डेट आगे पीछे की तो काम खराब हो जाएगा, डेट वाइज चलना है, और हर ट्रांजैक्शन पर रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है। तो इसमें आप डेट वाइज चलिएगा, ठीक है। ये देखें, अगर आप 30 सितंबर से देखें फिर मार्च आ रहा है, तो क्या फिर देखें जुलाई, तो आपने सेल परचेज जो कुछ भी है ना, सारी सेल परचेज आपको एक सीक्वेंस में लिख देंगे, इस दिन इतनी सेल हुई, इस दिन इतनी परचेज हुई,
सब कुछ सीक्वेंस में लिखना है, डेट वाइज लिख के चलना है। ये ना हुआ तो मैं आपको करा दूंगा। ये वाला सवाल कौन सा है? 14। जी एंट्रीज के लिए रह गई, ये आ गई थी मजे की बात। ठीक है, पीरियोडिक और परपेचुअल। पीरियोडिक और परपेचुअल ने क्या कहा था? पीरियोडिक में हम ईयर एंड के ऊपर एक ही दफा स्टॉक काउंट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्रीज, जबकि परपेचुअल में साथ साथ रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। तो इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर नॉट अपडेटेड कॉन्टिन्यूसली, हमें पता है कि साथ साथ अपडेट नहीं होता। फिर क्या होता है? इन्वेंट्री जब भी परचेज करते हैं तो परचेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इन्वेंट्री का अकाउंट तो बनाते ही नहीं है। परचेज अकाउंट, हाँ, परचेज अकाउंट बनाते हैं। सिंगल जनरल पास होता है। 10 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट के डू नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट भी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तो उन चीजों एक्सपेंस अकाउंट है ना। अगर आपने डायरेक्ट ही परचेज एक्सपेंस में चीज ले गई तो कॉस्ट ऑफ सेल का क्या काम है? ठीक है, तो या तो आप करते हैं ना जिस तरह पीरियोडिक में perpetual में करते हैं, पहले इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और जब इन्वेंट्री बिक जाती है तो इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस डेबिट। यहाँ पे क्या डायरेक्ट एक्सपेंस बना दिए, पूरा एक्सपेंस बना देते हैं। हाँ, साल के आखिरी दिन जा के देखते हैं यार ये तो इतनी तो बिकी नहीं है, इतनी तो पड़ी है, अच्छा तो मैंने ज्यादा एक्सपेंस किया, तो जितनी रह गई है उसको क्या करो, ऐसे बना दो। तो ऐसी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, इसकी हमने पहले 2 लेक्चर्स में पूरी डिटेल के साथ अकाउंटिंग की हुई है। परचेज और परचेज रिटर्न के अकाउंट बनते हैं बिल्कुल। लॉस ऑफ इन्वेंट्री इज ऑटोमेटिक। ठीक है, लॉस की कोई एंट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉस में भी क्या बनना है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लॉस की कोई एंट्री नहीं होती। क्यों? क्योंकि लॉस में भी क्या बनना है, एक्सपेंस बनना है ना हमारा, लॉस डेबिट। ठीक है, होना क्या चाहिए? इन्वेंट्री, पहले आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की, इन्वेंट्री लेट्स सपोज 100 रुपए की, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये इन्वेंट्री जाया होगी, लॉस हो गया, लॉस। तो आप कहेंगे अभी तो इन्वेंट्री नहीं रही। इन्वेंट्री जब नहीं रही तो इसको क्या करें, इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, आप क्या डेबिट करूं, लॉस या एक्सपेंस, कि हमारे पास इन्वेंट्री नहीं रही, हमें बैठे बिठाए बेचारी जाया हो गई, नुकसान हो गया, तो लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, तो ये काम हम कब करेंगे? जब इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो, यानी कि ये काम काम पे होगा, ये देखें, परपेचुअल में। ठीक है, परपेचुअल में क्यों? क्योंकि परपेचुअल में हमने पहले जब आती है इन्वेंट्री उसको एसिड बनाया होगा, तो अब जब लॉस होगा तो एसिड क्रेडिट लॉस डेबिट। ऐसा है या नहीं? पीरियोडिक में तो हमने पहले ही एक्सपेंस बनाया हुआ है। क्या एक्सपेंस बनाया हुआ है? हमने इन्वेंट्री की है जी, परचेज एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। हमने पहले का ही एक्सपेंस बनाया हुआ है। ठीक है, हमें पहले ही एक्सपेंस बनाया, अगर कोई बच गया तो एसिड बना लेंगे, नहीं बचा तो एक्सपेंसिव बनाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे लॉस की एंट्री नहीं होती। ठीक है, लॉस इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली डील हो जाता है। ठीक है, ये बात हो रही है। ऑटोमेटिकली डील हो जाता है, डू नॉट रिक्वायर स्पेशल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नीचे हैंस इन दिस वे लॉसेस में गो अनडिटेक्टेड। तो ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें नुकसान हो रही हैं, आपको पता ही नहीं क्योंकि आपने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, और आप कहते हो कोई बच गई है तो ऐसे बना दूंगा, नहीं बची तो लॉस है। इस केस में हालांकि क्या होता है, परपेचुअल में आपने साथ साथ रिकॉर्ड करते हो, तो जैसे ही कोई नुकसान होता है आपको पता चल जा रही है, ओ ये तो मेरी इन्वेंट्री ज़ाया हो गई। लॉस डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग फिजिकल अकाउंट। ठीक है, इसमें लॉसेस। ठीक है, फिजिकल अकाउंट वैसे आइडियली दोनों केसेस में होते हैं, परपेचुअल में भी होते हैं और पीरियोडिक में भी। ठीक है, पीरियोडिक में तो मजबूरी है हमारी, क्यों? क्योंकि हमने एसिड रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तो आखिरी दिन जाके हिसाब लगाएंगे कितना एसिड है। और परपेचुअल में बुक्स में सारा कुछ आ रहा होता है, लेकिन फिर भी हम एक चक्कर लगा लेते हैं कि कोई चीज चोरी तो नहीं होगी, कोई टूट फूट तो नहीं की है, कोई लॉस तो नहीं होगा, तो उससे कंपेयर कर लेते। दिस सिस्टम इज सुटेबल टू लार्ज। अब ये बड़े मजे की बात है। ठीक है, दिस सिस्टम इज सुटेबल टू लार्ज साइज आइटम्स और लो वैल्यू इन्वेंट्री। कि पीरियोडिक कब रिकॉर्ड करो, जब चीजें बहुत ज्यादा हो लेकिन वैल्यू कम हो। जिस तरह मैंने आपको पेट्रोल पंप की एग्जांपल दी थी ना। अब पेट्रोल कितना है मैक्सिमम युवा तो 250 रुपये लीटर है, कि वैसे आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लेट्स सपोज। और परचेज कितना करते हैं आप, 1,00,000 लीटर। ठीक है, 5,000 लीटर पेट्रोल आया इकट्ठा, कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है
अमाउंट उसकी बहुत कम है, 250 रुपये लीटर, 200 रुपये लीटर, 250। तो वहां पे तो क्या करूँ, क्या सबको ऐसे बना दूँ, फिर एक एक लीटर बेचता जाऊँ, तो फिर दोबारा इन्वेंट्री क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं। तो उसमें मैं पीरियोडिक यूज करता हूँ। उसके मुकाबले में परपेचुअल में मैंने क्या एग्जांपल दी थी, जहाँ पे हाई वैल्यू इन्वेंट्री हो। ठीक है, हाई वैल्यू, यानी कि मैंने आपको क्या मिसाल दी थी, कोई मर्सिडीज गाड़ियां, तो वो साल में बनाते ही कोई 50-60 पीसीज है, तो एक एक इन्वेंट्री का हिसाब सही तरीके से रख सकते हैं। ओके जी। पीरियोडिक कब सूटेबल है, जब लार्ज आइटम्स और वैल्यू भी कम हो, तो हम कहते हैं चलो यार एक्सपेंस बना देते हैं, बच गया तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी एक्सपेंस बनाया हुआ है, बच गया तो ऐसे ही बना देंगे। जबकि पीरियोडिक में हम, परपेचुअल में हम हर चीज के बाद रिकॉर्ड अपडेट करते हैं। पॉसिबल कॉजेज और डिफरेंसेस। ठीक है, हमारी बुक्स में आ रहा था 100 रुपए की इन्वेंट्री। ठीक है, हमारी बुक्स में आ रही थी 100 रुपए की इन्वेंट्री, जाके मैंने स्टोर में देखा तो 50 रुपए वाली पड़ी हुई है। ठीक है, मेरी बुक्स में आ रहा था कि 1000 यूनिट्स पड़ी हैं, स्टोर में जाके देखा तो 800 यूनिट्स पड़ी थी, तो 200 यूनिट्स कहाँ गई, डिफरेंस आ गया। तो कहते हैं पॉसिबल कॉज, डिफरेंस का क्या क्या फर्क हो सकता है। थेफ्ट, थेफ्ट मतलब चोरी, हो सकता है कि किसी स्टोर में किसी ने चोरी कर लिया, गायब हो गया, या इनकरेक्ट हो सकता है, एरर भी हो। ठीक है, आपने कोई इनवाइस जल्दी में 100 रुपए की जगह 1000 लिख दी थी, असल में तो 100 यूनिट्स आई हैं, तो आपको इनकरेक्ट पोस्टिंग भी पता चल सकती है। फेलियर टू कोई आपने रिकॉर्ड नहीं की, हो सकता है किसी स्टोर वाले ने किसी को सामान दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, ये सारी वजूहात आ सकती हैं फर्क आने की, फिजिकल अकाउंट और डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कुछ आ रही है, फिजिकल में कुछ है, तो ये पॉसिबल ये रीजन हो सकती हैं कि फर्क आया है। अब है वो चीज जिसका बड़ी काफी देर से इंतजार था, एंट्रीज। ठीक है, एंट्रीज आ गई हमारे पास। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए एंट्रीज। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट है हम लोग, तो एंट्रीज ने हमारा काम आना है। पीरियोडिक में मैंने क्या कहा था, पीरियोडिक में क्या कहा था मैंने, कि साथ साथ कोई भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होती। ठीक है, जब रिकॉर्ड नहीं होती तो मुझे साल के आखिरी दिन इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ता है, कि यार अच्छा इतनी की इन्वेंट्री पड़ी है, इसको कर लेता हूँ। तो यानी कि, और हमने क्या किया था पीरियोडिक में, यानी कि क्लोजिंग की एंट्री होती है। ठीक है, और ओपनिंग की भी एंट्री होती है। क्लोजिंग की क्या एंट्री होती है, मैंने क्या किया था कि पूरा मेरे ना, जब परचेज की थी तो मैंने क्या किया था, परचेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट एग्रीड, एक्सपेंस बना दिया था। ठीक है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब साल के आखिर में मैं गया गोदाम में, मैंने कहा यार अच्छा ये तो मैंने सारी ही बेच डाली थी, मेरे ख्याल में सारी ही बिक जानी चाहिए थी, कॉस्ट ऑफ सेल बन जानी चाहिए थी, लेकिन असल में तो सारी नहीं बिकी, कुछ चीजें पड़ी हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें पड़ी हैं, तो मतलब मैंने एक्सपेंस ज्यादा बनाया, तो उसको रिवर्स करूंगा, तो चीजें रिकॉर्ड करूंगा, तो क्या होगा, इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, इन्वेंट्री को डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ठीक है, तो पीरियोडिक में इन्वेंट्री की क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, ये ईयर एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, मैंने साल में सारे एक्सपेंस बना दिया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स या परचेजेस। ठीक है, क्योंकि देखिए परचेजेस भी कहा जाती है कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या था, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग कर करा के। ठीक है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, तो ये एंट्री आपने याद रखनी है हमेशा, क्या कि पीरियोडिक में क्लोजिंग की एंट्री होती है और ओपनिंग की भी होती है, ये हमने पहले लेक्चर में प्रूफ किया था। ठीक है, तो आखिरी दिन जो इन्वेंट्री पड़ी है, इन्वेंट्री डेबिट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, ये आखिरी दिन करेंगे, तो अगले दिन सुबह सुबह इसको फिर रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओपनिंग इसकी रिवर्सल क्या होगी, यहाँ पे इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रहा है, तो वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट होगी पहले दिन, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट ओपनिंग की एंट्री। और परपेचुअल में हमने क्या कहा था, कोई एंट्री नहीं होती ओपनिंग क्लोजिंग की। ठीक है, ओपनिंग की कोई एंट्री नहीं होती, और क्लोजिंग की भी नो। क्यों एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो अपना उस अकाउंट से आ रही होती है। ठीक है, जो हमने बनाया था ना स्टॉक शीट, वहां से उसका क्लोजिंग सामने लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे अपडेट हो रहा होता है, तो क्लोजिंग एंट्री नहीं होती। ठीक है, जो उसका वहां पे लिखा आ रहा होता है वही हमारा क्लोजिंग होता है, कोई एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है, तो नो ओपनिंग नो क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी आप परचेज करते हैं, तो आपने क्या कहा था, परचेज अकाउंट बनाते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बनाते। तो यहाँ पे जो भी परचेज करते हैं तो क्या होता है,
परचेज डेबिट, कैश क्रेडिट। और यहाँ पे इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, तो जो भी परचेज इन्वेंट्री होती है तो इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर जो भी किराया लगाया है उसका है, तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट बनता ही नहीं है तो जो भी खर्चा करते हैं वो भी एक्सपेंसिव बना देते हैं, ठीक है। तो कैरेज इन या प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। यहाँ पे चूंकि आपने इन्वेंट्री बनाई हुई है, इन्वेंट्री अकाउंट, तो इन्वेंट्री को लाने तक का जो भी खर्चा होता है वो इन्वेंट्री का ही पार्ट होता है, तो इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। फिर सेटलमेंट की एंट्री, पेबल्स की एंट्री तो वही होती है ना, क्या, ठीक है, सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिला आपको, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड नहीं होता है, सेटलमेंट डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया था, एक्सपेंस बनाया हुआ था, परचेज एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। तो अब जब आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, आपने कहा था 100 रुपए का एक्सपेंस, उसने कहा नहीं भाई आप मुझे 90 रुपए दे जाना, तो 10 रुपए का फायदा होगा। 10 रुपए से क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, अलग से परचेज की इनकम रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे आपने क्या किया था, 100 रुपए की इन्वेंट्री ही रिकॉर्ड की हुई थी, ठीक है। अब वो कहता है नहीं 10 रुपए मुझे कम दे देता, 90 दे देना। तो अब क्या आपको इन्वेंट्री 100 की पड़ी है, नहीं 90 की पड़ी है, तो 10 से क्रेडिट कर दो, तो इन्वेंट्री क्रेडिट, पेबल डेबिट। फिर रिटर्न की ये आसान एंट्री देख लीजिएगा, हाँ। इसमें सेल की क्या होती है, एक एंट्री पास होती है, ठीक है। सेल की वैसे हमने क्या कहा था, दो एंट्रियां होती है, एक तो सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, कैश में सेल्स की, कैश डेबिट टू सेल्स क्रेडिट। और फिर दूसरी जो चीज बिकी उसका भी एक्सपेंस होता है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। लेकिन इसमें हमने क्या कहा था कि अलग से सेल की एक एंट्री होती है, ठीक है, दूसरी एंट्री नहीं होती, क्यों, क्योंकि दूसरी एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस की, और एक्सपेंस तो हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, परचेज एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट, यानी कि हम एसिड बनाते ही नहीं है कि उसको एक्सपेंस बनाने, हम डायरेक्ट ही एक्सपेंस बनाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस बनावे तो खाली सेल के बाद सिर्फ सेल रिकॉर्ड करो, ठीक है। कैश या रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री पहले बनाते हैं, ठीक है। यानी 100 रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है, अब वो बिक की है, तो बिकने की एंट्री क्या होगी, पहले जो सेल हुई है, ठीक है, सेल्स क्रेडिट से, ये तो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने इन्वेंट्री बनाई हुई थी, क्या मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है, अब हमने कहा भाई वो इन्वेंट्री सेल हो चुकी है, जा चुकी है, मैंने कहा वो इन्वेंट्री तो नहीं पड़ी, तो इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, ठीक है। हुआ क्या, मैंने कहा 100 रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी है, हमने कहा बिल्कुल पड़ी, अगले दिन वो बिक गई है, तो क्या मैं अब 100 रुपया लिखा रहने दो बुक्स में, नहीं, अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो इन्वेंट्री क्रेडिट, बिक गया तो एक्सपेंस बन गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल की एक हुई है, तो रिटर्न की भी एक एंट्री होगी, क्या, रिसीवेबल क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट। तो यहाँ पे सेल की भी दो एंट्रियां हुई हैं और सेल रिटर्न की भी दो एंट्रियां होंगी, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री ये रिवर्स की, इसकी ये, चीजें वापस आ गई आपके पास सामान, तो आपने दोबारा क्या किया, हाँ सामान वापस आ गया, तो इन्वेंट्री डेबिट, इसको मैंने एक्सपेंस कर दिया था, तो एक्सपेंस क्रेडिट करो, यार ये बिका नहीं, अभी एक्सपेंस नहीं बना, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री मैंने क्या कहा, दो सूत्रों में एक्सपेंस बनता है, कब, एक इसके अंदर वीक का मसला होता है, ये दूसरी जब बिकती है तब, ठीक है। इसमें एब्नॉर्मल लॉस की एंट्री दोनों जगह पे होती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक, कैसे, एब्नॉर्मल लॉस डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस, ठीक है। एब्नॉर्मल लॉस कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट नहीं बनता, बल्कि नीचे अलग से सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, नीचे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अलग से नीचे एबनॉर्मल लॉस की लाइन आ रही होती है, इसलिए यहाँ पे देखें क्या किया, एबनॉर्मल लॉस डेबिट, यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री खरीदी थी तो क्या एंट्री की थी, परचेज डेबिट टू कैश क्रेडिट, ठीक है, यानी परचेज बना दी, तो एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेज क्रेडिट। यहाँ पे मैंने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी, तो अब जब इन्वेंट्री को कम करूंगा तो इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड की थी, परचेज को कम किया तो परचेज क्रेडिट, यहाँ पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी तो उसको कम किया तो इन्वेंट्री क्रेडिट, एब्नॉर्मल लॉस डेबिट। ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स होती है जो मालिक आके सामान ले जाता है, तो ड्राइंग्स तो हमेशा डेबिट होंगी, ड्राइंग डेबिट मतलब कैपिटल में से कम होगा ये। और यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड की थी, परचेज क्रेडिट, यहाँ पे इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी तो इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे वही है, चैरिटी कोई फ्री सैंपल दे दिए तो एक्सपेंस बन जाता है, एक्सपेंस डेबिट, परचेज क्रेडिट, यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट, क्यों इन्वेंट्री को क्रेडिट किया, क्योंकि इन्वेंट्री रिकॉर्ड की थी, इन्वेंट्री क्रेडिट करो, यहाँ पे परचेज रिकॉर्ड की थी, परचेज में कम करो। हाँ ये एक मजे की चीज है। बाज औकात ये होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन्वेंट्री यूज टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट,
यानी कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है। आप ये लैपटॉप वाली कंपनी की मिसाल लेते हैं, डेल के लैपटॉप है। तो डेल वालों ने लैपटॉप किस लिए रखे हुए हैं? बनाकर बेचने के लिए रखे हैं, ठीक है, फॉर सेल। तो उसकी क्या है? इन्वेंट्री है कि नहीं? अब हो सकता है डेल वाले यार के यार, अच्छा ये लैपटॉप मैंने बना के बेचे, एक लैपटॉप में आपने जो मेरा नया मुलाजिम रखा है उसको दे देता हूँ उसके यूज के लिए, ठीक है। या एक और मिसाल लेते हैं, अ, पंखों की मिसाल लेते हैं, फैन, रॉयल फैंस। रॉयल फैंस ने क्या किया? पंखे बनाकर रखे हैं कि बेचूंगा, पंखे बेचने के लिए। तो उसकी क्या है? इन्वेंट्री। उसने क्या यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों को तो पंखे बेचता हूँ, मैं खुद भी एक पंखा ऑफिस में लगा लेता हूँ, घर लेके जाऊंगा तो वो तो ड्राइंग्स होगी ना, वो तो ड्राइंग्स वाली एंट्री ऊपर। ये मैंने क्या किया? बिजनेस में इसको नॉन करंट एसेट बना लिया, ठीक है। हो सकता है ना अपना पंखा उठाया और फिट कर लिया अपने यूज के लिए, ठीक है। तो ये काम यहाँ पे हुआ है क्या? इन्वेंटरी यूज टू कंस्ट्रक्ट या मेक नॉन करंट एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट बढ़ जाएगा, डेबिट परचेज रिकॉर्ड की जो परचेज क्रेडिट करे। यहाँ पे क्या है? नॉन करंट एसेट, ठीक है। नॉन IAS 16 में हमने पढ़ा था, नॉन करंट एसेट जो साल भी फायदा देते हैं, साल से ज्यादा फायदा देते हैं। नॉन करंट एसेट डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। क्यों इन्वेंट्री क्रेडिट? क्योंकि रिकॉर्ड इन्वेंट्री की थी तो कम भी इन्वेंट्री हो गया। नॉर्मल लॉस की यहाँ पे एंट्री नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपने पहले ही परचेज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया, पहले ही एक्सपेंस बनाया हुआ, ठीक है। तो दोबारा लॉस के बाद एक्सपेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ पे आपने क्या किया था? इन्वेंट्री बनाई हुई थी, तो जब लॉस हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। सारे लॉसेस कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों जाते हैं नॉर्मल? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ये मैंने हेल्प पूरा कराया है, बट दोबारा प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। आपने उसको इन्वेंट्री बनाई थी, जब वो क्लोजिंग में लॉस हो गया तो इन्वेंट्री का पार्ट ही नहीं बनेगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी, ये हमने एग्री किया था ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती थी? ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की होती है इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, अगर क्लोजिंग स्टॉक है। अगर नहीं है तो उसका रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना क्लोजिंग स्टॉक कम उतनी कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस के केस में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो जाती है। तो क्लोजिंग स्टॉक खुद तो कम हो गया था, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। फिर एनआरवी के रिटर्न ऑन पे भी कोई, क्योंकि एनआरवी क्या है? एक एक्सपेंस ही है ना, और यहाँ पे आपने पहले का ही एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की तो एनआरवी की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हाँ, आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई थी, इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई थी, तो आप जब उसको लॉस बनेगी तो इन्वेंट्री को कम करो, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट सेल्स डेबिट। बाकी क्लोजिंग हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई चीज समझ आ रही हो तो वो आप खड़ा कर दें या बताए, ठीक है। आसान है बिल्कुल यार, सब कुछ समझ आएगी, मजाक कर। क्योंकि मुश्किल तो हम गुजार बैठे हैं यार, आगे आसानी है आसानी। ठीक है, FSC तक सारा कुछ मुश्किल था, आगे आसानी है सारी। वो पहले कहते थे ना, मैट्रिक कर लो आगे आसानी है। हाँ, ये बात मजे की है, ये आपको फाइनल अकाउंट के साथ कराऊंगा। यानी कि राइट डाउन इन्वेंट्री आइडेंटिफाइड आफ्टर, बाद में फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एंट्री। यानी कि हम करते क्या है कि अकाउंट्स पे ना, फिजिकल अकाउंट हमने किया, फिजिकल अकाउंट करने के बाद हमने का यार इतने की इन्वेंट्री, हाफ सौ रुपये पीरियोडिक की बात करूं मैं, ठीक है। इतने की इन्वेंट्री पड़ी तो इन्वेंट्री से मैंने क्या किया, उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको डबल एंट्री करूंगा, क्या कि इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, ठीक है। ऐसा करते थे ना, जो बाहर आ रही होती थी लाइन आइटम, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं अगर आप उसको क्लोज करने के बाद आपको पता चले कि एनआरवी का मसला है, पहली बात यह है कि जब आपने लिखना ही आखिर में तो बड़ी एहतियात से उसको एनआरवी कैलकुलेट करके ही लिखो। लेकिन फर्ज करें, ठीक है, एक दो काम हुए। पहला काम क्या हुआ कि आपने उसको पहले तो इन्वेंट्री लिखी ही नहीं है, आखिरी दिन लिखनी है, ठीक है। पीरियोडिक में कहते हैं साथ साथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करते।
आखिरी दिन रिकॉर्ड करनी थी, और वो काम आपको सही सही रिकॉर्ड करना चाहिए था, ठीक है, यानी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी निकाल कर करना चाहिए था। एग्रीड। लेकिन आपने क्या किया, एक तो आखिरी दिन करनी थी एक ही एंट्री, वो भी आपने गलत की। गलत की से मुराद ये है कि इन्वेंट्री 100 रुपए की थी, 100 रुपए की लिख दी, हालांकि उसकी एनआरवी 80 पे आ चुकी थी, है कि नहीं? ठीक है। तो आपने क्या किया, उसको 100 पे लिख दिया। एक तो एक काम करना था, वो भी गलत किया। ठीक है। 100 वाली इन्वेंट्री 80 की रिकॉर्ड करनी थी, आपने 100 पे ही रिकॉर्ड कर दी। जब 100 की रिकॉर्ड कर दी, यानी कि इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया, तो फिर आफ्टर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग एंट्री की आपने फाइनल एडजस्टमेंट पास कर दी, इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल कर, उसके बाद लॉस का पता चला कि यार ये तो लॉस में थी, तो फिर लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर दी थी ना, उसको आप क्रेडिट कर दो कि यार आपने गलत एक ही काम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी थी साल के आखिरी दिन, वो भी गलत की है, ज्यादा कर दिए, तो इन्वेंट्री को आप क्रेडिट करो, बाद में ये एक्सपेंस डेबिट करो। ठीक है। और इसमें तो होती ही पहले की इन्वेंट्री रिकॉर्ड है, तो अब मसला आ गया, तो यानी ये एंट्री इसमें सेम है, दोनों में सेम है ये। बाकी फाइनल अकाउंट में देखेंगे। ठीक है। एक सवाल है मेरी नजर में जो हम करेंगे। ठीक है। इसमें हमने करना था, एक एंट्री करनी थी साल में, इन्वेंट्री डेबिट परचेज क्रेडिट, वो भी गलत की है, इन्वेंट्री को बढ़ा दिया, तो अब इन्वेंट्री को दोबारा कम, इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी। चलिए जी, यहाँ तक हमारी इन्वेंट्री का मुकम्मल। बाकी एंट्रीज देख लीजिएगा। परचेज गुड्स और कैश, पीरियोडिक इन्वेंट्री यूज करते हैं, तो मतलब जो भी परचेज की होगी, ये सवाल के लिए करा देता हूँ, आसान से ही है। पीरियोडिक यूज करते हैं तो बस परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी इन्वेंट्री लेगा तो इन्वेंट्री डेबिट नहीं करेगा, बल्कि परचेज डेबिट करेगा। तो 5,68,000 की चीजें खरीदी है, ठीक है, तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है। फिर बेची हैं चीजें उधार पर, तो बेचने की वैसे हमने क्या कहा, दो एंट्री होती है, एक तो सेल की और एक कॉस्ट ऑफ सेल की। लेकिन जब ये यूज ही पीरियोडिक कर रहे हैं, तो मतलब उसने सारा कुछ ही एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो सेल की खाली एक एंट्री होगी बस। ठीक है। रिसीवेबल्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। अब बेचा कितने की है, ये बताया उसने। फिर चीजें फिर वापस की हैं, तो लेते वक्त परचेज रिकॉर्ड की थी, वापसी पे के वक्त परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करें। ठीक है। अरे बहुत हलवा एंट्री है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आप देख लीजिएगा, ये भी आसान है। दूसरा ये क्या है, सेम है लेकिन परपेचुअल। तो परपेचुअल का क्या मतलब है कि साथ साथ रिकॉर्ड अपडेट करें, यानी कि जो परचेज किया है तो परचेज डेबिट नहीं करेगा, बल्कि इन्वेंट्री डेबिट करेगा। तो ऊपर वाली एंट्रीज याद कर लें उसी के नीचे। ठीक है। ये वाली एंट्रीज याद कर लें, ये जो दो पेजेस है ना, ये सारे ये वाले जर्नल एंट्रीज, बस नीचे वाले दोनों सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है। ये अब इन्वेंट्री रिकॉर्ड किया, तो जब बेचेगा तो दो एंट्रियां करेगा, क्या, एक तो सेल्स क्रेडिट बैंक डेबिट, और दूसरा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है। ये देखिए कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, जीपी मार्जिन मार्कअप का पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है, खुद निकाल लीजिएगा। फिर परचेज गुड्स, अच्छा परचेज रिटर्न। ठीक है। आपने जब की थी इन्वेंट्री ली थी, तो इन्वेंट्री डेबिट पेबल क्रेडिट किया था, अब रिटर्न करिए तो इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, इन्वेंट्री क्रेडिट। बाकी आप देख लीजिएगा। पीरियोडिक में क्या करते हैं, बस ओपनिंग बैलेंस आ रहा होता है, ठीक है, और साल के आखिरी दिन क्लोजिंग लिखते हैं। ठीक है। तो ये सारा, ठीक है, ये हमने पूरा डिटेल में किया था, क्योंकि पीरियोडिक में देखें कोई मूवमेंट नजर आ रही है नहीं, कब कब मूवमेंट नजर आ रही है, सिर्फ साल के पहले दिन और साल के आखिरी दिन, बस। कि साल के पहले दिन, साल के आखिरी दिन, क्यों? क्योंकि ये रिकॉर्ड इन्वेंट्री का अकाउंट बनता ही नहीं है, सिर्फ साल के पहले दिन एक एंट्री होती है, जो हमने ऊपर सीखी है, क्या, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, और फिर एक साल के आखिरी दिन इन्वेंट्री डेबिट कॉस्ट, पूरा साल कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। उसके मुकाबले में परपेचुअल में क्या हुआ है, इन्वेंट्री अकाउंट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई है। ठीक है। ओपनिंग ये जो चीजें बिकी उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, फिर पेबल, फिर लॉस, ये सारा कुछ इसके अकाउंट के अंदर ही हुआ है, पूरा साल मूवमेंट आती रही है। ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, इसमें मसला नहीं है। एग्जाम्पल 18 कंप्रिहेंसिव एग्जाम्पल तो हमने पहले की हुई है। ठीक है। ये पूरी डिटेल में हमने एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। ठीक है। इस सवाल को भी आपने क्या करना है, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, परपेचुअल। परपेचुअल है तो क्या करना है, डेट वाइज सॉर्ट करना है। ठीक है।
तो डेट वाइज करना है, तो मतलब जनवरी, 7 जनवरी, 7 जनवरी के बाद 13 आती है, नहीं बल्कि 12 आती है। पहले ये करना है, फिर ये करना है, 12 के बाद फिर 13 आती है, 13 के बाद 31 आती है, नहीं 25 आती है, फिर ये। ठीक है, तो ये बैरल मैं आपको दोनों करा दूंगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल 19 और एक ऊपर एग्जाम्पल पता नहीं 14 थी कि 17 थी। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल मेरे ऊपर खुद आ रहे हैं, तो ये मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आसान है वैसे, आप खुद भी कर सकते हैं, परेशान नहीं होगा। इसमें इन्वेंट्री कार्ड बनाना है। ठीक है, इन्वेंट्री कार्ड बनाना हमने सीखा है। तो क्या चीज़ है, डेट वाइज बनाना है, और वही क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। वेटेड एवरेज करता है तो कॉस्ट में कॉस्ट प्लस, इसमें ये प्लस, और नया रेट खुद निकालना है। ठीक है, रेट खुद निकालना है। हम्म, 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 हम्म। बल्कि एग्जाम्पल 21 कराऊंगा आपको। ठीक है, वो वाली ऊपर वाली एक नहीं कराऊंगा, एग्जाम्पल 21, क्योंकि ये बड़ी है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। बस ठीक है, एग्जाम्पल 21 और ये एमसीक्यूज, सारे कितने एमसीक्यूज हैं? 50। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम सारे करेंगे, तो आपने अगला लेक्चर लाजमी लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल 21 और 50 एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।